हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। पेपर चल रहा है एमपीसी 001 और आपके फर्स्ट पेपर के फर्स्ट ब्लॉक को हम 12 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड ब्लॉक को स्टार्ट किया था जिसकी यूनिट 1 को हमने बिगिन किया था। 13th वीडियो था ये और आज हम 14th पार्ट में इसके आ चुके हैं जहां पर हम ब्लॉक 2 को भी कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिट 1 में ही। तो टॉपिक हमारा चल रहा है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसकी कुछ थ्योरीज को हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंटेलिजेंस के बारे में कुछ अंडरस्टैंड किया था। इस ब्लॉक 2 के पीडीएफ को मैं क्विकली ओपन कर लेती हूँ। तो काफी सारे टॉपिक हम लास्ट वीडियो में कवर करके आए थे, जहां पे हमने इंटेलिजेंस को जाना था, इसकी ऑपरेशनल और डेफिनेशंस वगैरह के बारे में बात की थी, कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी डिस्कस किए थे। राइट, ये सब होमवर्क मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था, अगर आप उसे देख कर आए हैं। और आपसे कहा था कि हम आज यहाँ से शुरुआत करेंगे स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इग्नू की बुक में जब आप इस थ्योरी को पहली बार पढ़ते हैं और अगर आपने कभी इससे पहले नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और स्लाइड जहां पे मैं आपको 2 फैक्टर थ्योरी को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद आपके ब्लॉग पर भी लेकर आऊंगी, जिसके बाद आपको ये सारा कंटेंट बहुत इजी लगने लगेगा। ये जो हमारी स्लाइड है ये हम क्लास 12 के लिए कंटेंट यूज कर रहे थे अभी तक, तो ये आपके लिए काम का है क्योंकि इसमें से आप एग्जामिनेशन में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कंटेंट लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन स्लाइड्स को रिसीव करना इंटेलिजेंस के बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं ये सारी ही स्लाइड्स आपको आपके एमपीसी वाले ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी जो कि हमारे टेलीग्राम पर है। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा। मैं जानना चाहूंगी कि कितने लोगों को इस कंटेंट की जरूरत है, जो कि आपका ब्लॉक 2 पूरा कवर कर देगा, सारी यूनिट। राइट, तो चलिए अभी हम इसकी बात करते हैं इंटेलिजेंस के बारे में। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। अल्फ्रेड बिने, वेशलर सब ने डेफिनेशंस दी हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैं आपसे ये बात कह भी रही थी कि आपको इंटेलिजेंस की प्रॉपर डेफिनेशंस चाहिए लिखने के लिए, तो हर एक पर्सन ने अलग अलग तरीके से दी हैं और ये सारे ही आपके सिलेबस का पार्ट है जितना आपको यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, काफी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है। मतलब सिंप्लीफाइड होने का ये मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे एम्फेसिस करके बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा बेसिक है आप नहीं लिख सकते, बल्कि ये तो और अच्छी बात है कि जब आप सिंपल लैंग्वेज में लिख कर आते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तभी तो आप उसको सिंपलेस्ट वर्ड्स में लिख पा रहे हैं। तो हमें इग्नू की रटी रटाई लैंग्वेज पे नहीं जाना है, जो भी वहां पे है हमें जाना है सिंपलेस्ट वर्ड पे। तो ये 2 फैक्टर थ्योरी है जो कि सिलेबस में आपके है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। आइए इसको हम समझ लेते हैं क्विकली, क्योंकि इसके बाद हमें आपके ब्लॉक 2 की तरफ भी कंटेंट पे भी जाना है, कुछ बातें वहां से भी हमें कवर करनी है क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो 2 फैक्टर थ्योरी जो कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी, एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी बनाई थी, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी वो निकल कर आई थी अल्फ्रेड बिने की 1 फैक्टर थ्योरी से, जिसे हम यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो अल्फ्रेड बिने जिन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी, यूनिफैक्टर थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने ये डिफाइन किया था कि जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस होता है वो एक जनरल फैक्टर होता है। मतलब सबके अंदर इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी वैल्यू या जिसको हम डिग्री बोलते हैं बेसिकली, जिसकी जो वैल्यू होती है, डिग्री होती है, वो सब में अलग अलग होती है। हर पर्सन के अंदर इंटेलिजेंस एक एग्रीगेट होता है उसकी एबिलिटीज का। मतलब एक पर्सन के अंदर मान लेते हैं सिंगिंग की कैपेबिलिटी है, जनरल इंटेलिजेंस है, स्पीकिंग है, लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, जो भी सारी चीजें हैं वो सब कुछ मिला के एक इंटेलिजेंस, उसके अंदर एक जनरल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है। और ऐसा इंटेलिजेंस सभी में होता है, लेकिन सबकी इंटरनल जो एबिलिटीज हो गई, जिनको मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, वो कम ज्यादा होती रहती है। तो इसीलिए जो एग्रीगेट निकल कर आता है वो सबके अंदर अलग अलग तरीके से होता है, पर जनरल इंटेलिजेंस सबके अंदर होता है। जनरल फैक्टर का उन्होंने नाम दिया। उनकी इस थ्योरी में अमेंडमेंट्स करते हुए और उसको बदलते हुए जो 2 फैक्टर थ्योरी निकल कर आई थी, जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। कब दी थी? 1904 में दी थी, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए उन्होंने फैक्टर एनालिसिस के मेथड का यूज किया था। ये फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। आगे और भी कुछ आप ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तो आप जानेंगे कि बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते थे जिनकी हेल्प से वो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद किसी रिजल्ट पर पहुंचते थे। तो उन्हीं में से एक है फैक्टर एनालिसिस। हालांकि जब आप 6th और 5th पेपर पढ़ेंगे तो वहां फैक्टर एनालिसिस के बारे में आपको और डिटेल में पता चलेगा। यहाँ कोई खास इसकी जरूरत है नहीं, तो इस पे भी हम डीपर नहीं जाएंगे। तो इंटेलिजेंस के केस में स्पीयरमैन ने नोटिस किया कि जिन लोगों ने किसी एक एरिया में अच्छा परफॉर्म किया, उन लोगों के बारे में उन्होंने नोटिस किया कि वो दूसरे एरिया में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो उन्हें ये नजर आने लगा कि जो इंटेलिजेंस है वो एक फैक्टर, सिंगल फैक्टर नहीं है, उसको जनरल फैक्टर नहीं माना गया। उसको कहा गया कि भाई एक चीज तो जो है वो सब में कॉमन है, लेकिन लोगों में कुछ ऐसा भी होता है जो औरों से बहुत यूनिक होता है। और ऐसा सच भी है, तभी तो कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर फील्ड में इतना एक्सेल कर जाता है। एक जनरल इंटेलिजेंस हम सबके अंदर होता है कि कोई कॉमन सिचुएशन आई, कोई डिफिकल्टी वाली बात हमारी लाइफ में आई, या कोई भी डे टू डे एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है, तो सब एक जैसे ही तो एक्शंस करते हैं, सब एक तरीके से ही तो सिचुएशन को डील करते हैं।
लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजों में किसी का टेक बहुत यूनिक होता है। तो इसी चीज को यहाँ पे टू फैक्टर थ्योरी में चार्ल्स स्पीयरमैन ने स्पेसिफिक एबिलिटी का नाम दिया। तो एक हो गया जनरल फैक्टर और एक हो गया स्पेशल फैक्टर। कई तरीके से इस नाम को लिया जाता है, जैसे मैंने अभी बोला जी फैक्टर, एस फैक्टर, जनरल एबिलिटी, स्पेसिफिक एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो दो टाइप के इंटेलिजेंस को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया और उसको जी और एस फैक्टर का नाम दिया। यहाँ पे अगर जी और एस फैक्टर को हम और ज्यादा समझना चाहें तो ये एक जनरल कैपेसिटी होती है, ये एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। मतलब हम सभी बोलना तो जानते हैं, लेकिन कोई कोई पर्सन कम्युनिकेशन में एक्सेल करता है। तो जो बहुत नॉर्मल हम सभी बातचीत करना जानते हैं, अपनी बात को कहना जानते हैं, हमारी जनरल एबिलिटी है, लेकिन अपनी बात को बहुत प्रभावशाली तरीके से कह देना हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी हो जाएगी। ये हर एक्टिविटी के लिए जरूरी है। जी फैक्टर को मेंटल एनर्जी का नाम इन्होंने दिया था, अभी पढ़ेंगे इसी आपके पीडीएफ में। तो जी फैक्टर को जनरल को उन्होंने कहा था ये तो मेंटल एनर्जी है, और जिस तरीके से हम अपनी एनर्जी का कंजम्पशन कराते हैं टू परफॉर्म वेरियस टास्क, उसी तरीके से हमारी मेंटल एनर्जी ऑटोमेटिकली चलती है टू परफॉर्म सर्टेन कॉग्निटिव टास्क, डिफरेंट कॉग्निटिव टास्क। लेकिन इट इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिकली फॉर स्पेसिफिक टास्क। जहां पर हमारे कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, जहां पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, वहां इस फैक्टर की हमें जरूरत पड़ेगी। ये एक इनेट एबिलिटी है, हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, पहले से होती है सबके अंदर, वो धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। लेकिन ये इट इज नॉट इनेट बट रिक्वायर्स इनेट कैपेसिटी। ये इनेट तो नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे टाइम के संग बेहतरीन होती चली जाती है विद द हेल्प ऑफ जी फैक्टर। अगर जनरल होगा वही तो स्पेसिफिक को और स्पेशल बनाएगा, बेसिक तो ये रहेगा ही हमेशा। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ट्रेनिंग से अफेक्ट नहीं होता, मतलब जो है हमारा कॉमन सेंस वो है, कॉमन सेंस को शार्प नहीं करना पड़ता, लेकिन इसमें हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जैसे कोई पर्सन हमने कहा कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, तो जितना ज्यादा अपनी इस तरीके के टास्क परफॉर्म करेगा, एंकरिंग करेगा, स्पीकिंग रिलेटेड चीजों को करेगा, वहां से उसकी चीज जो है फैक्टर जो है बहुत ज्यादा बेटर होता चला जाएगा। ओके, ये इंडिविजुअल्स में वेरी करता है, ऑफकोर्स अलग अलग होता है, लेकिन ये जिस पर्सन में होता है उसकी स्पेशलिटी को ये डिफाइन करता है। तो ये जी और एस फैक्टर को हमने यहाँ से कंप्लीट करा। ऑलराइट, तो ये हमने छोटा सा टू फैक्टर थ्योरी को स्लाइड की हेल्प से समझा। अब आते हैं आपके इस ब्लॉक में जहां पर काफी सारी बातें कही गई हैं। देखिए 1904 फिर से यहाँ पे डेट और टाइम मेंशन है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि 1904 वो टाइम था जब ये थ्योरी को डेवलप किया गया था। लेट मी डू इट अगेन। इस थ्योरी को क्रिएट किया गया था। यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव टेस्टिंग की गई थी डिफरेंट थ्योरीज की। अब आपको वर्ड्स इजी लगने लग जाएंगे, अभी हमने समझ लिया ना इस चीज को पहले कि क्वांटिटेटिव टेस्टिंग करी गई डिफरेंट थ्योरीज की, और उसके बाद डिफरेंट सैंपल्स बनाए गए, डिफरेंट मेजरमेंट किए गए, जिसके बाद हम इस रिजल्ट पर पहुंचे, या फिर हम से मेरा यहाँ पे मतलब चार्ल्स स्पीयरमैन के ही बारे में बात हो रही है। नो सिंगल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मेंटल टेस्टिंग हैज प्रूव्ड टू बी ऑफ सच मोमेंटस इंपॉर्टेंस एज स्पीयरमैन्स प्रपोजल ऑफ हिज फेमस टू फैक्टर थ्योरी 1904। और इसको अप्रूवल दिया किसने? गिलफर्ड ने। गिलफर्ड ने इस चीज को अप्रूवल दिया कि जो थ्योरी इन्होंने बनाई है, या जो भी इन्होंने वर्क किया है अपनी रिसर्चेस के बेसिस पर, वो काफी ज्यादा हमारे काम आने वाला है, ऐसा गिलफर्ड ने कहा। स्पीयरमैन जो थे उन्होंने बिने साइमन के जो कॉन्सेप्ट थे उसको क्रिटिकल किया था, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि बिने की जो यूनिफैक्टर थ्योरी थी, अल्फ्रेड बिने की, उस पर इनका बहुत टारगेट था। उनका ये कहना था कि एक जनरल इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता, एक सिर्फ वही कुछ सब कुछ नहीं होता। इनफैक्ट कुछ नहीं होता वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा, यानी जनरल इंटेलिजेंस सब कुछ नहीं होता, उसके साथ में एक स्पेसिफिक फैक्टर भी होता है जो कि हमें वेरियस हमारे टास्क को परफॉर्म कराने में या हमारे इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट कराने में होता है। रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको उन्होंने कहा एस फैक्टर, अलग अलग नाम से बोलते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, ये सारा कॉन्सेप्ट वही है जितनी मैं बात आपसे कर चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा क्विकली यहाँ पे चल रही हूँ। अब इन्होंने इस थ्योरी को करा कैसे, इसको हम इस पिक्चर की हेल्प से थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे, ज्यादा इसको हमें डिटेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये तो एक स्टैटिस्टिकल वे था इसे करने का। अब हम इसे समझते हैं कि यहाँ पे इन्होंने इस मेथड को, अपनी थ्योरी को किस तरह से डिराइव किया था। आइए क्विकली समझ लेते हैं। देखिए, let us assume that any correlation between two tests used by Spearman implies a factor common to both plus two specific factors। हम ऐसे समझेंगे, ये जनरल इंटेलिजेंस को दिखाया जा रहा है जी की हेल्प से, और ए और बी दो फैक्टर हैं जिनकी हेल्प से दो स्पेसिफिक फैक्टर एस ए और एस बी बन जाते हैं। ऑलराइट, इसी तरीके से हम दोबारा किसी दूसरे पर्सन में जनरल इंटेलिजेंस को देखते हैं जिसको जी डैश कहा गया है। क्लियरली ये जी डैश है, और यहाँ पे दो स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो एसपी और एसक्यू निकल कर आते हैं। ओके, जब हम इन्हें ओवरलैप कराते हैं, जब इन्होंने इसको एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल वे में किया था, पिक्चराइजेशन के थ्रू इस तरह से दिखाया गया है,
तो जब इन्होंने स्टैटिस्टिकल वे में इसको यूज किया तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनकर आई कि जनरल फैक्टर सभी में कॉमन देखने को मिला। ये जो पिक्चर है हमें क्या बता रही है कि जनरल फैक्टर हमें सभी में कॉमन देखने को मिला, चाहे वो ए बी हो चाहे वो पी क्यू हो, लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर सबका अपना अपना था। ये इस पिक्चर का सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको दे सकती हूँ कि हमने दो लोगों के अंदर जब उनके स्पेसिफिक एबिलिटीज के बेसिस पर जनरल इंटेलिजेंस को मेजर किया तो वो हमें कॉमन मिला। और ऐसे कई सैंपल्स देने पर अगर हम इसको और बड़ा कर दें, अगर अभी हम इस पिक्चर को और बड़ा कर दें तो हमें इस तरीके से चीजें नजर आएंगी, इस तरीके से चीजें नजर आएंगी। फिर भी हमारा जो जनरल फैक्टर है वो कॉमन रहेगा और इस तरीके से ABCD PQRS जो भी हम लेंगे उसमें हमें स्पेसिफिक एबिलिटीज स्पेसिफिक ही रहेंगी। ये देखने को मिला विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट विच ही परफॉर्म थ्रू द स्टैटिस्टिकल मेजर। ठीक है, in terms of the two factor theory we may regard that test A and B are two measures of the common element G, जो मैंने अभी आपको बताया था, जहां पे जनरल फैक्टर कॉमन था और A और B क्या है, दो मेजर हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस के विद द टू रिमाइंडर्स SA एंड SB। इसी तरीके से P और Q को लिया गया तो यहाँ देखा गया कि यहाँ से इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, स्पीयरमैन रिपोर्टेड द कोरिलेशन बिटवीन G एंड G' होना चाहिए टू अप्रोक्सीमेट अ वैल्यू ऑफ 1, यानी 1 क्या था, कोरिलेशन की हाईएस्ट वैल्यू होती है। अभी कोरिलेशन कंफ्यूज कर सकता है आपको अगर आपने कभी नहीं जाना है इसके बारे में, अगर जानते हैं तो फिर ये चीज आपको बड़ी अच्छे समझ में आ जाएगी कि कोरिलेशन की वैल्यू -1 से लेके +1 तक वेरी करती है। ठीक है, बीच में 0 भी आता है, रास्ते में पड़ता है, तो -1 से लेके +1 तक ये हाईएस्ट वैल्यू होती है नेगेटिव और हाईएस्ट वैल्यू होती है पॉजिटिव, और कोरिलेशन इनके बीच आता है। तो जब इन्होंने G और G' के बीच में कोरिलेशन देखा तो वो मैक्सिमम आया, 1 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि G और G' प्रैक्टिकली, ये बुक में इस तरीके से दिया गया है, थोड़ा गलत लिखा है, G एंड G' और प्रैक्टिकली आइडेंटिकल। अब G और G की बात थोड़ी हो रही होगी, G और G' की बात हो रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि पिक्चर में दो थे, अलग अलग सिचुएशंस ली गई थी। स्पीयरमैन बिलीव दैट ऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कंटेन्स सम एलिमेंट और फैक्टर इन कॉमन। इसी को हमने G या जनरल फैक्टर कहा गया, इसी की हेल्प से ये निकला और इसी जनरल फैक्टर को स्पीयरमैन ने मेंटल एनर्जी का भी नाम दिया है। ये बात भी अभी हम करके आए हैं, याद होगा आपको। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक टेट्राड डिफरेंस निकाला विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसकी आपको जरूरत नहीं है, ना ही आपको टेबल बना के आने की जरूरत है और ना ही इस टेबल को आपको कुछ अंडरस्टैंड अभी करना है। ये आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगी जब आप पेपर 5 और 6 पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है टेट्राड डिफरेंस, जो कि कोरिलेशनल मैट्रिक्स की हेल्प से निकाला गया था। यहाँ पे इसका यूज करके देखा गया था। एग्जैक्टली क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एकदम ब्लैंक छोड़ के तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इसकी आपको ना तो एग्जामिनेशन में जरूरत है, मैं आपको बता दूंगी कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या लिखना है, वो मैं आपको भी सभी बताऊंगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट सब टेस्ट लिए थे जिनको कनेक्ट करके देखा था, विद द हेल्प ऑफ दिस टेट्राड डिफरेंस निकाला था कि सबके बीच में क्या वैल्यूज आती हैं। और यहाँ पे डिफरेंट सब टेस्ट के लिए डिफरेंट वैल्यूज निकल कर आई, अलग अलग केसेस में, अलग अलग सिनेरियोज में। और उसके बाद इस टेबल का उन्होंने यूज करा था टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से हमारा इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट सिचुएशंस में वेरी करता है, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स उसके नजर आते हैं। ओके, तो ये सारा चीजें यहाँ पे निकल कर आती है, ये सब कुछ इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे हम टेट्राड डिफरेंस को स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, यहाँ से हम बात करेंगे कि जो भी G और S का यानी जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का इलस्ट्रेशन है वो गिलफर्ड ने क्रिएट किया था, विच इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो। अब गिलफर्ड के अकॉर्डिंग गिलफर्ड ने किस तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा, ये है स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्रुप फैक्टर थ्योरी में कन्वर्ट किया गया। ग्रुप फैक्टर थ्योरी में कैसे कन्वर्ट किया गया कि अभी आपको ध्यान होगा कि मैंने इसी पिक्चर में आपको यहाँ पे कुछ समझाया था, यहाँ पे मैं आपको जो चीज समझा रही थी वही चीज अब यहाँ पे आपके सामने आ गई है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे आपके सामने आ गई है कि जब वेरियस, अभी यहाँ पे क्या है, जनरल इंटेलिजेंस जो है वो आपको यहाँ पे ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन ये सब में उतना नहीं दिख रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ हमारे कंपोनेंट्स अलग भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रुप फैक्टर थ्योरी में कोशिश की जा रही है बताने की कि Spearman's G factor is shown as a large central circle and this specifies a small circles grouped about G. G के आसपास बहुत सारे हमें छोटे छोटे सर्कल्स नजर आ रहे हैं। Each ellipse stands for a mental test. हर एक जो एलिप्स हमें नजर आ रहा है वो एक मेंटल टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। These ellipses are permitted to overlap G to different extent in order to indicate the fact that some tests are more heavily loaded with G than others. ये हमें इस पिक्चर के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ जो हमारे मेंटल टेस्ट हैं वहां पे
वो दे आर हैवीली लोडेड विद जी देन अदर्स, उनके अंदर जनरल मेंटल एबिलिटी ज्यादा है और बाकी स्पेसिफिक एबिलिटी को साइड में किया गया है। द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एनी टू टेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट टू विच द टू टेस्ट आर लोडेड विद जी। कितना कितना जी किसमें लोडेड है, कितना जनरल फैक्टर जिसमें ज्यादा नजर आ रहा है, उसके हिसाब से इस पिक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। ए और बी के केस में हम देखते हैं कि ए और बी के केस में हमें लग रहा है कि ज्यादा जनरल फैक्टर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि बाकियों के में कुछ में तो ये चीजें बाहर ही निकल गई हैं और कुछ में हमें काफी वैल्यू यहाँ पे कम नजर आ रही है, राइट। तो जहां पर हमें जनरल फैक्टर ज्यादा नजर आ रहा है किसी केस में, जहां इन्होंने अपनी थ्योरी के थ्रू इसको वेरीफाई किया था कि जहां पे जनरल फैक्टर ज्यादा नजर आ रहा है, यानी उन कुछ एलिमेंट्स में जनरल फैक्टर ज्यादा भी हो सकता है और कहीं कहीं पर जनरल फैक्टर बहुत कम हो सकता है। तब यही तो वजह है कि इंटेलिजेंस जो है वो रिटार्डेशन की तरफ चला जाता है। किसी भी जनरल टास्क को सब लोग परफॉर्म तो कर सकते हैं, मगर क्या सब कुछ बिल्कुल एक तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये बात जो है वो सोचने वाली है। और इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज निकल कर आई कि किस तरीके से जनरल इंटेलिजेंस भी सबके अंदर सेम नहीं होता। तो ये पिक्चर हमें यहाँ पे ये चीज समझाती है, ठीक है। अब जो स्पीयरमैन की थ्योरीज हैं वो काफी स्टिमुलेटिंग है और उसमें दो बातें काफी इंपॉर्टेंट निकल कर आती हैं। पहली बात तो उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल डेवलप कर दिया जी को समझने के लिए, राइट, और उन्होंने फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से सेग्रीगेट करा जी और एस को अलग अलग, राइट। इसके अलावा सेकंड मेजर इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज एस्टैब्लिश्ड स्कॉलरली ट्रेडिशन, ये काफी ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए यूज होता है ह्यूमन एबिलिटीज को, और फर्दर काफी लोगों ने भी इनके इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज किया था। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टू फैक्टर थ्योरी, यहाँ पे इस पे आने से पहले मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या लिखना है जब आपसे स्पीयरमैन की थ्योरी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। जो कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है वो कुछ कुछ यहीं से लिया गया है, मतलब वो पार्ट यहाँ पर है, यहाँ से तो नहीं लिया गया है, वो तो एक अलग चीज थी जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी, ये चीजें अलग थी, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज के लिए। अदरवाइज ये वाला सारा कंटेंट आप इसमें से लिख सकते हैं। इस पिक्चर की हेल्प से आप एक्सप्लेन करेंगे कि स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और यहाँ से भी आप चीजों को थोड़ा ले सकते हैं क्योंकि इस पिक्चर का ही एक्सप्लेनेशन है। ये सब आपको नहीं लिखना है, आगे कोई जरूरत आपको नहीं है क्योंकि नहीं कुछ पूछा भी नहीं जाता है यहाँ से। इस पिक्चर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गिलफोर्ड ने कैसे एक्सप्लेन किया था। आप जी और एस फैक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको इस वाली स्लाइड में एंड में समझाई थी, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इसी की तो थ्योरी के ही तो दो पार्ट हैं, ये जी और एस फैक्टर, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो दो पॉइंट निकल कर आते हैं कि क्या है स्पीयरमैन की थ्योरीज में मेन पॉइंट्स क्या हाईलाइट होते हैं, वो ये दोनों पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी दिए जो एक्सेप्टेड नहीं थे। तो क्या क्या किस किस ने कहा, इन्हें पॉइंटर्स बना के आपको लिखना है। और टू फैक्टर थ्योरी के फॉर्मुलेशन के अगेंस्ट भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आए थे और कुछ चीजें जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी की गई थी, राइट। तो स्पीयरमैन ने क्या प्रपोज किया था कि इंटेलिजेंस डिपेंडेंट ऑन अ नंबर ऑफ क्वालिटेटिव प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन, यानी कि इन्होंने ये बात कही थी, खुद स्पीयरमैन ने ये कहा था, द प्रेजेंटिंग ऑफ एनी कैरेक्टर टुगेदर विद एनी रिलेशन टेंड्स टू इवोक इमीडिएटली द नोइंग ऑफ द कोरिलेटिव कैरेक्टर। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था अपने कॉन्सेप्ट को लेकर। आइजेंक ने क्या कहा, 5 क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निशन जो कि यहाँ पर होते हैं, देयर आर 5 क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल होते हैं कॉग्निशन के, जिसमें से कोनेटिव कंट्रोल, फटीग, मेंटल एनर्जी, प्रीमॉर्डियल पोटेंशियल्स एंड रिटेंटिविटी, इन 5 को इन्होंने डिफाइन किया था। ये इनका स्टेटमेंट था इंटेलिजेंस को लेके। जेनसन ने कुछ और कहा था। ऑर्थर जेनसन ने क्या कहा था, ऑर्थर जेनसन का कहना था कि उन्होंने जी के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया था बाय द मेथड ऑफ फॉर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस उन्होंने यूज किया था। और कैरल ने ऑल्सो नोटिस द प्रेजेंस ऑफ जी एट स्ट्रेटम थर्ड इन हर हायरार्किकल फैक्टर एनालिसिस। तो सब लोगों ने, किसी ने एक्सेप्ट किया था, किसी ने कुछ और कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस का दे दिया था। थॉर्नडाइक की थ्योरी पे आते हैं। थॉर्नडाइक ने इनके पॉइंट को किस तरह से एक्सप्लेन किया, ये समझते हैं। थॉर्नडाइक इनकी बात से अग्री नहीं करते थे बहुत ज्यादा, इसी वजह से उनका तो कुछ कॉन्सेप्ट अलग ही था, आप पॉइंट्स की फॉर्म में नोटिस कर सकते हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करा कि ये क्या है कि केवल जनरल इंटेलिजेंस होगा, नहीं, उनका ये कहना था कि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी पर्सन के अंदर जो मिलकर इंटेलिजेंस बनाती हैं, तो आप केवल जनरल इंटेलिजेंस को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इस पॉइंट को इन्होंने डिस्कार्ड किया था। और भी काफी आर्ग्यूमेंट इन्होंने किए थे कि इंटेलिजेंस की जनरलिटी के अलावा कम्युनैलिटी की भी बात इन्होंने की थी कि जो लोग किसी भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो कितना इंटेलिजेंटली उस एक्शन को देखते हैं, किस तरीके से उनको रिक्वायरमेंट फील होती है,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। लोग अपनी एबिलिटी के हिसाब से भी डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, तो एबिलिटी भी एक मैटर करती है किसी भी स्पेसिफिक एक्ट को करने के लिए। मतलब मेरे अंदर किसी काम को करने की योग्यता बहुत अच्छी है, तो मैं दूसरे से बेहतर उसे कर सकती हूँ, लेकिन कोई मुझसे भी अच्छा उस काम को कर सकता है, तो ये उसकी कैपेबिलिटी भी है। तो यहाँ पे इन्होंने, थॉर्नडाइक ने इनके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा खास एक्सेप्ट नहीं किया था। इंटेलिजेंस वाज मोर लाइक अ सीरीज ऑफ स्किल और टैलेंट। ये टैलेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं, स्किल पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये कहते हैं किसी पर्सन के अंदर स्किल्स भी होते हैं, टैलेंट भी होते हैं, और यही सारे पॉइंट्स को आपको अपने इसमें मेंशन करना है कि इन्होंने स्किल्स और टैलेंट्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, बजाय कि इस बात के कि केवल और केवल जनरल फैक्टर ही पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करता है। मतलब जनरल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है स्पीयरमैन की थ्योरी में भी। स्पेसिफिक वो जरूर बताते हैं, लेकिन जनरल को वो मेंटल एनर्जी का नाम देते हैं और काफी इंपॉर्टेंट समझते हैं। ठीक है। तो थॉर्नडाइक्स कंटेंशन दैट देयर इज नो जनरल इंटेलिजेंस बट वेरी स्पेसिफिक एक्ट्स हैज however does not hold water in view of the fact that some tasks have so many elements in common। तो ये यही सब बातें ये अपनी बातों में कहते हैं। अगर तीन तरीके के टाइप को ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में क्लासिफाई करते हैं, सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तीन टाइप का इंटेलिजेंस को ये यूजफुल मानते हैं कि एक पर्सन के अंदर सोशली एक्टिव होने की भी टेंडेंसी होनी चाहिए, कॉन्क्रीट भी होना चाहिए और एब्स्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। दोनों तरीके से चीजों को देख सके, कॉन्क्रीट वे में भी देखे, एब्स्ट्रैक्ट भी चीजों को समझे, तभी वो एक इंटेलिजेंस का पूरी तरीके से नजर आता है। तो ये हो गया थॉर्नडाइक की थ्योरी। अब आते हैं थॉमसन की थ्योरी पर। थॉमसन ने क्या कहा था? Among the other critics of Spearman's, Thomson has argued that the intercorrelation between tests are actually the result of common samplings of independent factor। इन्होंने सैम्पलिंग थ्योरी प्रपोज की थी, जिसके बेसिस पर इनका ये कहना था कि हर टेस्ट सैंपल में एक एलिमेंट्री एबिलिटीज होती हैं सर्टेन रेंज की, और सम विद अ वाइड रेंज एंड सम विद अ नैरो रेंज। तो जो भी टेस्ट में कोरिलेशन निकल कर आएगा उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। मतलब ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करते थे, ये थ्योरेटिकल नहीं थे। इनका कहना था कि जो भी एबिलिटीज होती हैं वो इस तरीके से कंबाइन हो जाती है किसी भी पर्सन की, कि अगर किसी काम को करने की कोई एबिलिटी किसी पर्सन में है, वहां पे अपने इंटेलिजेंस शो करने की एबिलिटी है, तो वो आपको उससे कोरिलेट करता हुआ नजर आएगा। मतलब अगर कोई पर्सन किसी काम को कर पा रहा है, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को कंप्लीट कर पा रहा है, तो वो उसके एक्शंस में दिखेगा। तो जो भी कोरिलेशन उनके बीच में बनेगा, जितना वो कोरिलेशन हाई जाएगा, उतना ही क्लियरली हम कह पाएंगे कि वो पर्सन इंटेलिजेंट है। तो ये अपनी सैम्पलिंग थ्योरी के बेसिस पे बात करते हैं। और अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एबिलिटीज कंबाइन इन सच अ वे दैट देयर कोरिलेशन अप्रोच स्पीयरमैन हायरार्किकल ऑर्डर। Thomson believed in a general ability like Spearman's G, but according to him, it was not a basic entity. It was rather a constant combination of the elements. Again, यहाँ पर भी पूरी तरीके से इनकी बात से सहमत नहीं थे। इनका ये कहना था कि थॉमसन का ये कहना था कि ये कोई बेसिक एंटिटी नहीं है, या ये काफी सारी बेसिक हमारी जो एलिमेंट्स होते हैं, एबिलिटीज होती हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे इनका ये पॉइंट बन जाता है। थर्स्टन की थ्योरी पे आते हैं। थर्स्टन, लुइस लियोन थर्स्टन, इन्होंने एक नया फैक्टर मॉडल दिया था इन 1930s यूजिंग इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज करते हुए इन्होंने अपनी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। थर्स्टन जनरलाइज्ड स्पीयरमैन्स मेथड एंड फॉर्मूलाज, ट्रांसलेटेड देम इनटू मैट्रिक्स अलजेब्रा and carried out large scale studies using as many as 57 tests on one group of subject। एक सब्जेक्ट के एक ग्रुप पर इन्होंने टोटल 57 टेस्ट अप्लाई करके, अपना अलजेब्रिकल मेथड को अप्लाई करके कुछ स्टडीज क्रिएट करी थी, और उसके बेसिस पे इन्होंने कंक्लूड किया दैट इंस्टेड ऑफ स्पीयरमैन्स जी फैक्टर 7 प्राइमरी एबिलिटीज फिटेड द डेटा मच बेटर। थर्स्टन की जो थ्योरी है उसको आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं। देयर आर 7 मेंटल एबिलिटीज, जिसकी अगर हम बात करें तो ये वाला, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, ये इसमें हमें यहाँ पे नजर आएगा, आई होप। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये गिलफर्ड का 3D मॉडल इंटेलिजेंस है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की भी अभी हम बात करेंगे। गिलफर्ड से पहले आता है, दैट शुड बी इन पार्ट 4। आई फील लाइक शुड बी इन पार्ट 4। यहाँ पे आपको जरूर नजर आएगा। इसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये जो कॉमन प्राइमरी फैक्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की थ्योरी भी कहते हैं, लुइस लियोन थर्स्टन ने दी थी। पीएमए मॉडल भी कहते हैं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ये आपको 7 पिक्चर्स नजर आ रही हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। यही 7 लुइस थर्स्टन ने मेंटल एबिलिटीज दी थी, और इन्होंने उनके फिनोमिना को डिस्कार्ड किया था, जिसमें वर्बल फैक्टर, स्पेशियल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर, देखते जाइए मेरे साथ साथ, मेमोरी फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, परसेप्चुअल फैक्टर।
इस तरीके से दिए थे। और लास्ट में उन्होंने अपनी ही प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में 2 पॉइंट और जोड़े थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर और डिडक्टिव रीजनिंग, राइट। तो ये सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया था अपनी इस थ्योरी में जो यहाँ पे पूछा गया है। तो मतलब इनका जो क्रिटिसिज्म यहाँ पे थ्योरी में दिया गया है वो ये थर्स्टन की थ्योरी है। ये जो मैंने आपको भी यहाँ पे स्लाइड में दिखाई है वो यही थ्योरी है जो मैंने आपको भी दिखाई है, राइट। इसी थ्योरी को आप अपने सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं। और मेरे ख्याल से यही हमारा लास्ट पॉइंट था। इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी और ये कहा कि स्पेसिफिक फैक्टर या जनरल फैक्टर तो आपकी बात कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अगर उसको और ज्यादा सेग्रीगेट कर दें तो हम कुछ इस तरीके से इनको समझ पाते हैं कि ये कौन कौन से मेन फैक्टर पर्सन के लाइफ में बनकर आते हैं जो कि उसके इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। ये 7 फैक्टर्स की यहाँ पे बात करते हैं। ओके, साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिटी देते हैं जो कि दूसरे मेंटल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, राइट। तो ये था आज का वीडियो। मैं अब होमवर्क पे आ जाती हूँ। आज के इस क्लास में क्या होमवर्क दिया जाए आपको, फिर से वही सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दे देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ जो क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट में दिए हैं वो बड़े सही तरीके से बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन के आंसर आप करिएगा और आपको काफी हेल्प मिलेगी। आएंगे दास, नेग्लायरी एंड किर्बीज के पास थ्योरी पर, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको जो भी मैंने स्लाइड्स दिखाई हैं वो सारे आपके लिए बहुत यूजफुल कंटेंट है। अगर आप चाहते हैं ये स्टफ रिसीव करना तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा एंड आई विल शेयर ऑल द डेटा with you guys on my Telegram group. So I hope you are getting the content nicely, and if you have any problem then please drop in the comments. Also you're free to share your feedback as well, and I will see you soon in the next video. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। Take care, bye bye.